जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें पिछले 2 वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं इस टॉपिक विशेष से। अदरवाइज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैं टोटल आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां कंपनी के बेसिक से लेकर के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और उसमें हम लोग अभी इस समय चल रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेरे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें रेशियो एनालिसिस और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के वीडियोस दिए गए हैं अभी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियोस अभी जारी हैं, की प्लेलिस्ट भी आपको दी गई है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको आवश्यकता है या आपके किसी सहयोगी को, आपके मित्र को, आपके सहपाठी को आवश्यकता है तो उसके साथ आप इसे साझा कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अगर ऐसा आपको सही लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें 2 वीडियो मैंने दिए हैं। बेसिक बताया था, दूसरे वीडियो में बताया था सेक्शन 55 की रूलिंग क्या है, और आज मैं आपको बताने, बहुत कंफ्यूजन बच्चों में होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होता है। तो आज मैं बेसिक एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट पर ही पूरी बात आज खत्म करूंगा। साथ ही साथ कुछ वैधानिक चीजें हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको इस वीडियो में। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ए टू जेड डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स के संदर्भ में चीजें बताने वाला हूं। कुछ वैधानिक नियम है उनकी भी बात करूंगा आज इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जब हम लोग बात प्रॉफिट की करते हैं, जब बात हम लोग करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 2 तरीके के निकल करके आते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, एक होता है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है ना। आज ए टू जेड बताऊंगा डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट के संदर्भ में ये क्या होता है और क्यों इसको डिविजिबल कहा जाता है और क्यों इसको नॉन डिविजिबल कहा जाता है। तो पहले तो बेसिक समझो। डिविजिबल का मतलब है जिसको आसानी से, बिना किसी की परमिशन लिए, आराम से शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड्स डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट तो है लेकिन उसको एज ए डिविडेंड्स कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसको कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, इसको कहते हैं प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स। ये प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन ये वाला प्रॉफिट डिविडेंड्स देने के लिए अवेलेबल नहीं है। कंपनी के पास अवेलेबल है लेकिन डिविडेंड्स के लिए नहीं। ये कंपनी के पास भी अवेलेबल है और फ्रीली एज अ डिविडेंड्स भी इसको डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं डिविजिबल, इसको कहते हैं नॉन डिविजिबल। क्यों ये होता है डिविजिबल और क्यों ये फ्रीली होता है, क्यों किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है, और क्यों अगर इसका यूज हम करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए तो सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 क्लास सी कहता है कि आपको ठीक उतनी वैल्यू से सीआरआर बनाना पड़ेगा। ये बताइए मुझको, मैं बताऊंगा आपको। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, पक्का होता है या नहीं होता है? नहीं होता है स्किप करो वीडियो, जाओ भाई। नहीं होता है तो छोड़िए ना। और अगर समझते हो अनिवार्य इसको, नहीं समझ में आया आज से पहले देख लो इस वीडियो को, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना कि सर आपने कहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसको डिविजिबल क्यों कहते हैं। रुको, हमारे साथ बताते हैं आपको क्यों इसको डिविजिबल कहते हैं। ए टू जेड तुम्हारे दिमाग में आज घुसा के रखूंगा, इसको डालूंगा कि कैसे नहीं समझ में आता डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। रुको हमारे साथ, आओ इधर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। कैसा प्रॉफिट? कंपनी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न, ठीक है ना। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कमाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कंपनी अपनी व्यावसायिक क्रियाओं अर्थात अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली है तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने से जो प्रॉफिट आया उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, निर्माणी कंपनी है, तो फिर वो किसी वस्तु का निर्माण करती होगी फिर बेचती होगी, तो निर्माण से लेकर बेचने तक की प्रक्रिया को ऑपरेटिंग प्रोसेस कहा जाता है।
इसमें जो प्रॉफिट आया उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। तो कंपनी वो प्रॉफिट कमाती है। फिर ये जो प्रॉफिट कमाया इसमें से कंपनी क्या करती है, सबसे पहले डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर देती है। क्या करती है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर देती है। अब जो प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बट बिफोर टैक्स, बट बिफोर टैक्स। तो अब क्या करेंगे, यहां जो बचा इसमें से हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, क्या, टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो बचा इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचा है इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसमें से। अब मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे सहपाठी, आप मुझे बताइए कि जो भी जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड्स देने के बाद जो कुछ बचता है वो किसका होता है। तो आप क्या पढ़े हैं आज तक कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। सर पढ़ रखा है मैंने, फोकस मत करिए ज्यादा इस बात पर। अरे यही तो मुझे करना है। आपने आज से पहले क्या पढ़ा कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का टैक्स, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स देने के बाद जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी बचता है, ये बैलेंस जो बचेगा वो किसका है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो ये पूरे का पूरा प्रॉफिट अब किसको मिल जाना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाना चाहिए। लेकिन कंपनी देती नहीं। क्या कहती कंपनी कि अगर ये सब कुछ तुमको दे दिया तो काम कैसे करेंगे। काम का मतलब है अगर कोई आवश्यकता पड़ गई, मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ गई, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली हुई, कैसे उसको हम लेंगे। कभी विकट परिस्थितियां फंस गई, लॉस में चले गए, कैसे उससे बाहर निकलेंगे। कभी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए जितना हम सोच के चलते थे, तो बताओ उस लॉस की कंडीशन में आपको बराबर डिविडेंड्स कैसे दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में हमारी कंपनी का डिविडेंड्स फ्लक्चुएट होने के कारण हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हमारे इंप्लॉइज का एक्सीडेंट हो जाए, उनको हम कंपनसेट कहां से करेंगे। इंप्लॉइज के वेलफेयर के लिए हमको करना है प्रोविजन, वो कहां से लाएंगे। हम इंप्लॉइज का इंश्योरेंस लेते हैं, उसके लिए कहां से पैसा लाएंगे। बताओ ये सारी चीजें आपको करनी है। तो ये कंपनी कहती है। कंपनी कौन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स खुद अपनी इच्छा से कंपनी को सुदृढ़ व्यवस्था में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, पूरे का पूरा बैलेंस खुद नहीं निकाल लेते, कंपनी के पास रोक कर रखते हैं। लेकिन कंपनी के पास जो रोक कर रखते हैं वो है किसका। अब अरे अब ये सब कुछ था तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किसका था, इक्विटी शेयर होल्डर्स का था। इसमें से कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या क्या करते हैं, तो देखिए, या तो ट्रांसफर करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, ट्रांसफर करते हैं, और प्रोविजन करते हैं। कौन सा प्रोविजन करते हैं, देखो कहां कहां ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जनरल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू वैल्यूएंट्री डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड, ट्रांसफर टू इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। है ना। इन सब में कहा क्या करती है, ट्रांसफर कर रही है ना कंपनी। कंपनी क्या कर रही है, इसमें ट्रांसफर कर रही है ना। अब साथ ही साथ जब ये तो ट्रांसफर करती है कंपनी, कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो ट्रांसफर करती है। कुछ डिविजिबल प्रॉफिट और होते हैं, वो डिविजिबल प्रॉफिट कौन होते हैं, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट।
जिसको अब कहा जाता है सरप्लस अकाउंट। तो ये दो बातें छोड़ दीजिए, ये जो दो बातें हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या सरप्लस, वो इसी की बात कर रहे हैं, वो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये दिया रहेगा हमको तो हम समझेंगे कि यही दिया हुआ है हमको, बैलेंस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, बैलेंस है वो, या फिर सरप्लस अकाउंट, यही सरप्लस है, ठीक, क्योंकि ये तो सब पीएल में लिख ही लिया जाता है ना। उसके बाद में जो बैलेंस है उसी में से हमने ये सब ट्रांसफर किया, ये क्या किया, ये सब कुछ ट्रांसफर किया, ये सब कुछ ट्रांसफर किया हमने, समझे ना, समझे। मान लो ये बैलेंस हमारे पास में, मान लो ये बैलेंस हमारे पास में कितना था, 10 लाख रुपए था, कितना था, 10 लाख रुपए का था, ठीक है, 10 लाख रुपए का। उसमें से हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया 80,000, यहां उसके बाद में वॉलंटरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया 20,000, डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफर किया 70,000, ठीक है ना, इंश्योरेंस फंड में ट्रांसफर किया 30,000, उसके बाद में वर्कमैन एक्सीडेंट फंड में हमने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हमने ट्रांसफर किया 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कर लिया कितना, 50,000, ठीक है ना। तो 8 2 10 7 3 10, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, और ये हो गया कितना हमारा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए। तो अब 10 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स बांटने के लिए था, उसमें से 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उसको निकाल दिया, कहां पर, कंपनी को मजबूत बनाने के लिए इन जगहों पर निकाल दिया। देखो जर्नल रिजर्व का यूज, कंपनी जर्नल रिजर्व का यूज होने वाली किसी भी अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जो वॉलंटरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, अर्थात कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उनके रिडेम्पशन के लिए पहले से थोड़ा थोड़ा फंड अरेंज करने लगती है, उसको कहते हैं वॉलंटरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनी अपने डिविडेंड्स रेट को इक्वल रखना चाहती है, इसके लिए एक अलग से फंड बनाती है, उसको कहते हैं डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड। इंश्योरेंस फंड, कंपनी अपने इंप्लॉइज के इंश्योरेंस लेने के लिए एक अलग से फंड बनाती है, उसको कहते हैं इंश्योरेंस फंड। वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, मान लो हमारे किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको हम पेमेंट कहां से करेंगे, तो इसके लिए बनाया जाता है एक्सीडेंट फंड। कंपनसेशन फंड, एक्सीडेंट के अतिरिक्त अन्य कोई हानि हो जाएगी तो कहां से कंपनसेट करेंगे, उसको कहते हैं कंपनसेशन फंड। प्रोविजन फॉर टैक्स, कंपनी अगले वर्ष का टैक्स हमको कितना देना होगा, क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेट करती है तो टैक्स भी एस्टिमेट किया जा सकता है, तो टैक्स का एस्टीमेट करती है और उन सबको हटा देती है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट मिलता, 10 लाख किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, लेकिन उसमें से 4 लाख रुपया उन्होंने इन जगहों पर ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, इन जगहों पर ट्रांसफर कर दिया। तो बचा हुआ अब कितना, 6 लाख रुपए क्या करेंगे, 6 लाख रुपए क्या करेंगे, डिविडेंड्स के तौर पर, डिविडेंड्स के तौर पर प्राप्त करेंगे कौन, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, प्राप्त करेंगे कि नहीं बताओ, हाँ प्राप्त करेंगे सर। ये जो 4 लाख रुपए यहां रखा है ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, क्या उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देने के लिए मुझे फिर से किसी से पूछना पड़ेगा, अब तो नहीं, गलत बोल रहे, फिर क्यों पूछना पड़ेगा, जो मेरा ही है उसको किसी से लेने के लिए क्या मुझे फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तब हम क्या कहते हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स में आसानी से इनको एज ए डिविडेंड बांट, तो किसी से कुछ नहीं पूछना है। बात क्लियर हो गई। तो ये जितने मैंने नाम लिखे, जितने मैंने नाम लिखे, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हैं। जितने नाम लिखे सब के सब क्या हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नाम लिखे, 9 के 9 डिविजिबल प्रॉफिट है। 4 लाख रुपया रोक दिया। अब आगे और कहानी समझो, अभी खत्म नहीं हुई। ये जो 4 लाख रुपया रोक दिया था, फिर हम क्या कहते हैं, सेक्शन हमारा क्या कहता था, 55(2) सबसेक्शन क्लॉज सी, कि जब आप डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे तो ठीक उतना ही पैसा सीआरआर में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, ये पैसा जो 4 लाख रुपया है किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है ना, है ना। और रिडम्पशन आप किसका करने जा रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स करने जा रहे हो। तो मतलब पैसा किसको जाएगा, रिडम्पशन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना पेट काट कर यहां जमा किया, इसको पेट काटना ही कहेंगे, नहीं तो 10 लाख निकालते, अभी 6 लाख निकाला। तो पेट काट कर उन्होंने जमा किया 4 लाख, और उसको आपने दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो पेट में आग लग जाएगी इनके, चिल्लाएंगे बहुत तेज से, समाप्त हो जाएगी कंपनी इनके चिल्लाने पर। तो क्या करेंगे, कंपनी तब कहती है सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी कि जितना पैसा हम यहां से निकालेंगे ठीक उतना ही हम सीआरआर में डालेंगे, ताकि आपको संतुष्ट रख सकें।
ये सब के सब प्रॉफिट कहां दिखाए जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। कहां दिखाए जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। सीआरआर भी कहां दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इधर से जाएगा, इधर आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन बना रहेगा। बस इसी बात से कंपनी के प्रेफर इक्विटी शेयर होल्डर संतुष्ट रहेंगे कुछ समय तक। फिर बाद में इसी सीआरआर का यूज कर दिया जाएगा। कहां यूज कर दिया जाएगा? कंपनी को फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, या फिर पार्सली पेड प्रेफर इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए फुल्ली पेड शेयर्स में। और सीआरआर खत्म होकर के कैपिटल बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं, क्यों सीआरआर में पैसा ट्रांसफर किया जाता है? बातें समझ में आई? हाँ, बातें समझ में आ गई हैं सर जी, एकदम क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। जितना पैसा हम डिविजिबल प्रॉफिट से निकालेंगे, ठीक उतना ही पैसा हमको सीआरआर में डालना पड़ेगा। बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गई है, अब और कुछ नहीं सुनना है, बात सब कुछ समझ में आ गई है। तो चलो, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट वो होते हैं जो ऑपरेटिंग प्रोसेस से ना आए हों। जो ऑपरेटिंग प्रोसेस से ना आए हों उनको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट। ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, और कैपिटल प्रॉफिट एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा कैपिटल प्रॉफिट। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, है ना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ assets, profit on sale of fixed assets, profit before incorporation of company। ये सब कौन है? कैपिटल प्रॉफिट है। देखो क्यों कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बताओ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? बैठे मुंह बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं है। अरे ये देखो, जितना पॉइंट लिख दिया ना, 9 यहां लिख दिया, 6 यहां लिख दिया, 9 6 15 क्वेश्चन आपका बन गया। 6 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बताओ ये किसका, इसका नेचर क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट है, रिवेन्यू प्रॉफिट है? बैठे रहेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, ये बताओ रेवेन्यू प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट है? बैठे नहीं समझ पे आ रहा, है ना। अभी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अगर आपको समझ में आया तभी कर पाओगे, नहीं तो गलत ही करोगे। अभी एएसओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक महल बनाया गया है, एक महल बनाना है, और उस महल के निर्माण के लिए कुछ झोपड़ियों का निर्माण करना अनिवार्य है। जब महल बनकर के तैयार हो गया तो उन झोपड़ियों को नष्ट कर दिया गया। बताओ झोपड़ियों पर किया गया खर्च का नेचर क्या था? 4 ऑप्शन थे, कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, डिफर्ड रेवेन्यू है, या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर उसका आयोग ने माना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो महल का मतलब कंपनी था, उस महल को क्या माना? कंपनी माना। और झोपड़ियों को क्या माना? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माना। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पर जो खर्च करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो हमको बताना था कि कैपिटल एक्सपेंस होता है ना। अब लोग तो खूब मारे, कैपिटल एक्सपेंस मारे, रेवेन्यू एक्सपेंस मारे, डिफर्ड रेवेन्यू मारे, हो गया, बात खत्म हो गई, है ना। क्वेश्चन समझो पहले, मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रकृति समझो। कभी कॉमर्स पढ़ते हुए ये भी पढ़ा था कि महल बनाना है, उसके लिए झोपड़ियां बनानी पड़ेंगी, लेकिन क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं, समझो इस बात को। तो ये है आपके डिविजिबल प्रॉफिट और ये है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखोगे काम हो जाएगा। सेक्शन 55 की रूलिंग याद रखो, डिविजिबल नॉन डिविजिबल याद रखो, और ये याद रखो कि जितना डिविजिबल प्रॉफिट से निकालेंगे ठीक उतना सीआरआर में डालेंगे। अब कितना निकालेंगे कितना डालेंगे ये हमको समझ में आना चाहिए। हम आपको बता चुके हैं, नए शेयर से जो आपको पैसा मिलेगा उसकी फेस वैल्यू उसी का यूज कर सकते हैं आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगी उसका यूज कैपिटल रिडेम्पशन के लिए नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है। और जितना पैसा आप रिमेनिंग बैलेंस, अगर मान लो नए शेयर भी इशू कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और हम डिविजिबल प्रॉफिट का भी यूज कर रहे हैं, तो पहले किसका यूज करना चाहिए? नया क्वेश्चन हो गया। तो इस कंडीशन में जो आप नए शेयर से पैसा आपको आ रहा है, फंड आ रहा है, उसका कंप्लीट यूज कर लो फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिमेनिंग बैलेंस टेक कर लो, आप निकाल लो कहां से? डिविजिबल प्रॉफिट से। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई है। अब अंतिम बात समझ लो इस वीडियो की, वो क्या है कि
कंपनी जब कभी भी रिडम्पशन करती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कहां से? डिविजिबल प्रॉफिट से, तो कैपिटल डिक्रीज नहीं होती। और जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी की कैपिटल में वृद्धि नहीं होती। टीजीटी पीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या? सुनो, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए नए अंशों का निर्गमन करे तो कैपिटल में वृद्धि नहीं होती। और अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट्स का यूज कर ले तो कैपिटल में कमी नहीं होती। कैपिटल में कमी क्यों नहीं होती? कि देखो, इधर से सीआरआर, इधर से मेरा अगर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े घटेगा तो ठीक उधर से इतना बढ़ जाएगा। मान लो मैं यहां से 2 लाख निकालूं, मैं इस 4 लाख में से कितना निकाल लूं? 2 लाख निकाल लूं, तो ठीक 2 लाख रुपए में कहां डाल दूंगा? सीआरआर में डाल दूंगा। तो एक तरफ रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से घटेगा, दूसरी तरफ से 2 लाख से बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड में 2 बातें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस हमारा जितना था उतना ही बना रहेगा। बात क्लियर? अब अगर हम रिडम्पशन करने के लिए नए शेयर इशू कर रहे हैं तो कैपिटल में वृद्धि नहीं होती। कैसे नहीं होती? देखो, मान लो हमने 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया तो इतनी कम हो गई है कैपिटल, तो उधर हमने 2 लाख के नए शेयर इशू भी तो कर दिए। 2 लाख रुपए के नए शेयर क्या किए? इशू कर दिए। और इसने क्या किया? हमारी कैपिटल को बढ़ा दिया। तो ना कैपिटल कम पड़ेगी ना कैपिटल बढ़ेगी। अर्थात अब अंतिम बात, निष्कर्ष समझ लो, जब कभी भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करती है तो चाहे डिविजिबल प्रॉफिट से कर रही हो और चाहे नए अंशों के निर्गमन से कर रही हो, कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल जितनी थी उतनी ही बनी रहती है। बात खत्म? हाँ जी सर, खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। बातें खत्म हो गई हैं। 3 वीडियो में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को खत्म कर दिया। टाटा बाय बाय, फिनिश। अब क्या करना है? अगले वीडियो में आऊंगा, जर्नल एंट्री आपको बताऊंगा। जैसे ही आपको याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप अपने आप लगाओगे, फिर कुछ नहीं करना रह जाएगा हमको। रूलिंग पे टारगेट करता हूं। रूलिंग आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन आपका हो गया। रूलिंग आपको आती नहीं, क्वेश्चन आपसे लगेगा नहीं। तो रूलिंग सबसे पहले मैं लेके आता हूं हर चैप्टर में। ये ही नहीं, कोई भी चैप्टर आप उठा के देखेंगे, मेरी किसी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, शुरुआत में आके रूलिंग को टारगेट करता हूं, रूलिंग समझाता हूं। बता दिया है, रूलिंग खत्म हो गई है। अब क्या करना है? अब हम लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज देखनी है, तो अगले वीडियो में बताऊंगा जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद में रिडम्पशन करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। जिनके लिए आप इसको आवश्यक समझते हैं उनको तुरंत भेज दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां चाहते हो वहां शेयर कर दो। सहयोग करो उनका। और साथ ही साथ हमारा भी, ऐसा नहीं कि हमारा इसमें फायदा नहीं है, आप शेयर करोगे तो नो डाउट हमारा भी फायदा होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट तो आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं ना, तो इतना तो आप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर जरूरी समझते हो तो आज नहीं करोगे तो आने वाले समय में करोगे, आज कर दो तो और अच्छा है। तो यदि अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक वाइक कर दिया करो ना यार, शेयर करो इसको, कमेंट वमेंट करा करो, बताया करो कैसा लगता है आपको। प्रेरणा मिलती है मुझे जब उन कमेंट्स को देखते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा, फिर और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। ये पारितोषिक है हमारा, तो दे सकते हो ना ये पारितोषिक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां देखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।